डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइए क्लासरूम। प्यारे बच्चों, मैं देख रहा था पिछले 2-3 दिन पहले किसी बच्चे ने कमेंट लिखा, एस्पिरेंट ने, कि सर 2024 में मैंने जो आपके क्वेश्चन है 3500 प्लस, उनका रिवीजन ठीक तरह से नहीं किया। जब मैंने पेपर दे के मैं घर आई तो मैंने देखा 4-5 क्वेश्चन में और ठीक कर सकते, आपके नोट्स में थे। इन एस्पिरेंट ने क्या किया कि ये क्वेश्चन पढ़ के इमीडिएटली वो पीटी 365 पे चले गए, जैसे उसने बताया। कहता मुझे अभी 99% बच्चे पीटी 365 पढ़ते हैं, लेकिन उसमें से नहीं था। आपके 4-5 क्वेश्चन और हो जाते हैं मेरे प्रीलिम में, तो मुझे तो पता है हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूँ 20-25 क्वेश्चन आएंगे आपके आराम से। क्यों हम कुछ छोड़ते नहीं? सुबह 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के एनालिसिस करके मेन और प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चन निकालना। आज 21 क्वेश्चन निकल गए, रोजाना 20-21 क्वेश्चन निकल रहे। कुछ छोड़ता ही नहीं मैं, नेशनल इंटरनेशनल। और कहाँ से आएगा करंट अफेयर? दिस इज द बेस्ट वे, बेस्ट अप्रोच। रोजाना आपको मिल जाए, आप आधा घंटा 1 घंटा न्यूज़पेपर को दो सिर्फ, ज्यादा नहीं, और एमसीक्यू पढ़ लो। मेन के जो क्वेश्चन मैं देता हूँ उसके उसमें से पॉइंट नोट कर लो। ये मत सोचो कि इसका मॉडल आंसर बाद में लिखूंगा। ठीक है, कोई भी कैंडिडेट लिखते चलो एक कॉपी में। इससे आपकी 100% सक्सेस आ सकती है। और ये क्वेश्चंस और ये तरीका आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा एल्सवेयर इंडिया में। ओल्ड राजेंद्र नगर चले जाओ, 2 लाख रुपए फीस दे दो। मुखर्जी नगर चले जाओ, ये क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। और जब आप हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको ये लगेगा यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, यही तो चाहिए था मुझे। क्यों? मैं देता हूँ प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या एग्जाम यूपीएससी एग्जामिनर की थिंकिंग क्या है, उसका माइंडसेट क्या है? उसका माइंडसेट ये है कि मेरा क्वेश्चन इतना बढ़िया हो, इतना प्रैक्टिकल हो, जो कि पार्लियामेंट में डिस्कस होता है, न्यूज़पेपर में डिस्कस होता है, बट स्टूडेंट्स को नहीं पता। 95% स्टूडेंट्स ना कर पाए, वो क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ। सेम अप्रोच है। आप रोजाना वीडियो देखिए पिछली, आपको ऐसा लगेगा कि मेरी कितनी एनरिचमेंट हो रही है नॉलेज में। ऐसा लग रहा है जैसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस हो रही है। और फिर मैं जो है स्टैटिक के मॉक टेस्ट आपको इसी तरह के दूंगा, मुश्किल, अनकन्वेंशनल, प्रैक्टिकल, जो आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। फिर मैं जो है दिसंबर के बाद आपको ये मॉक टेस्ट बना बना के दूंगा, करंट अफेयर्स और स्टैटिक मिला के, जो और कहीं नहीं मिलेंगे। मेरे अपने स्ट्रक्चर के बाद देखिए, मुझे 4 घंटे अखबार पढ़ने पर लग गए, 2-3 घंटे मुझे इस पे लग गए, मॉक टेस्ट आपके बनाने में, इनको सेट करने में, टाइप कराने में। मेरा सारा दिन इसी में लग जाता है, 10 से 15 घंटे रोजाना। ये आपको कोई नहीं इतनी मेहनत करके देगा, माइंड इट। आपको कैरियर अपना बनाना है, आपको चिंता खुद होनी चाहिए, आप खुद की जजमेंट करो। जब आप डीएम की पोस्ट पर बैठने जा रहे हैं तो जजमेंट आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। स्वे ना हो करो, लोगों के पीछे मत दौड़ो। लोगों के पीछे दौड़ोगे तो सक्सेस रेट इज इन फ्रैक्शन, सक्सेस रेट नहीं आएगा। आप सबसे आगे चलो, आपके पीछे लाइन लगेगी। अब हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और क्वेश्चंस पे। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट रोजाना आता है, एंड प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, ये फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री में है ये, कौन सा एक्ट जो ना डील करती है, ईडी। अब ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन को आंसर देके अपने कमेंट बॉक्स में डालो द बेस्ट प्रैक्टिस। ये सबसे बढ़िया इंट्रक्शन है, और ये इट इज द की टू सक्सेस। अब केआरएस एंड काबिनी डैम्स दोनों आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे है। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हेमा पैनल पूछ लेते हैं कई बार, हेमा कमेटी, हेमा पैनल किससे रिलेटेड है? ये है वर्किंग कंडीशन ऑफ वुमेन इन फिल्म इंडस्ट्री विद लिमिटेड रिडक्शंस। अब ये आपके लिए, मेन के लिए और एसए के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है। अननेचुरल डिसास्टर कहते हैं, जो वायनाड में जो है
कैलमिटीज हुई है, केरला में लैंडस्लाइड हुआ है, उसके बारे में लिखा गया है। इसके एग्जाम्पल मैं आपको बार बार कहता हूँ, जब मैं आपके क्वेश्चन चेक करता हूँ रोजाना कहता हूँ एग्जाम्पल दो। कई बच्चे कहते हैं जी याद नहीं आ रहा है, ये लिखो आप एग्जाम्पल्स नेचुरल कैलमिटीज। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। अब ये स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर पे कई बार आ चुका है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स न्यूक्लियर एनर्जी के लिए अब इंडिया की क्या प्लानिंग है? इंडिया जो है प्राइवेट सेक्टर के साथ टाई अप करने जा रहा है। हमारी न्यूक्लियर एनर्जी की क्या पॉलिसी है? इससे निकलेंगे ऐसे क्वेश्चन। ये अगेन प्रैक्टिस क्वेश्चन, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, ये नई चीज है, यही एग्जामिनर पूछता है, ऐसे ही निकाल के क्वेश्चन। अब ये 8 कोर सेक्टर्स आपको पता होना चाहिए। 8 कोर में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है? ठीक है ना, इंडिया 8 कोर सेक्टर कौन से? उसके बाद आईआईपी, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, जिसमें इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, तो इसका 40% जो है से ज्यादा आईआईपी में जो कंट्रीब्यूशन। यदि हमें इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन निकाले ना, तो 40% ज्यादा कंट्रीब्यूशन इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में। ये आपको पता होना चाहिए, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज कौन रिलीज करता है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कौन रिलीज करता है, या हर महीने होता है, क्या होता है, ये सब आपने जो ना कौन कौन से इसमें सेक्टर है, कोर सेक्टर कोर इंडस्ट्रीज में, ये क्वेश्चन है आपका एग्जाम का, प्रीलिम्स का। ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है। आरबीआई प्रपोजेज रेगुलेशन फॉर सेफर डिजिटल, डिजिटल पेमेंट पे इस बार क्वेश्चन नहीं आया, अदरवाइज एक या दो क्वेश्चन हर बार आता है। प्रीलिम और मेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेफर डिजिटल पेमेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और गवर्नमेंट अब आरबीआई क्या करने जा रही है? अल्टरनेटिव फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर ऑल ट्रांजैक्शन टू बूस्ट डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी। ये पता होना चाहिए अल्टरनेटिव फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या है। अब साइप्रस पे ना, ये न्यूज मैंने एक बार देख ली, उसके बाद मुझे अखबार में नहीं मिली दोबारा, ये मैं इसको ढूंढता रहा। अब क्या है, साइप्रस पे ट्राई पार्टाइट पीस कॉन्फ्रेंस हुई हिस्टोरिक, डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा कहेंगे इसको, क्या कहेंगे? डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा। इसमें कौन कौन से कंट्री ने साइन किए ये आपको पता होना चाहिए। ये मैंने सुबह डाला टेलीग्राम चैनल पे, बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाए इसको, मेजोरिटी। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपको 2-2 नंबर के प्रीलिम्स में। डिक्लेरेशन ऑफ जिनेवा में कौन कौन से कंट्री है? साइप्रस के ऊपर हुई है ये। अब क्या है, टर्की और ग्रीस ने इसका कुछ पार्ट लिया हुआ है, खास करके टर्की ने पार्ट का कब्जा किया हुआ है साइप्रस में। साइप्रस कहाँ पे है? मेडिटेरियन सी में। ये आपने मैप में जाके देखो, टर्की के नीचे है, टर्की के साउथ साउथ में है। ये भी यूरोपियन कंट्री है, आपको पता होना चाहिए वेदर इट इज नाटो और नॉट, कौन सा कंट्री है। साइप्रस जो है ये आइलैंड कंट्री है मेडिटेरियन में। आपको ध्यान हो, मैंने जो है पिछले कोर्स में साइप्रस का मैप दिया था आपको, और ये बताया था साइप्रस से जो है यूएसए ने वो भेजा है फूड मटेरियल गाजा को, इफ यू रिमेम्बर, जो पुराने बच्चे हैं। तो मैप दिया हुआ, मैप जो है आपको सारे मैंने भेज दिए नए स्टूडेंट्स को भी। तो साइप्रस ने के लिए ये डिक्लेरेशन जिनेवा हुई है, जिनेवा में इसमें ब्रिटेन, ग्रीस और टर्की ने जो है वो साइन किए हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रिंसिपल ऑफ सीज फायर। आगे से ऐसा नहीं होगा, अब नहीं होगा। टर्की के फोर्सेस साइप्रस पे, ग्रीक और टर्की के फोर्सेस दोनों के, ग्रीस और टर्की के टेरिटोरियल गेन्स नहीं करेंगी, नो फर्दर गेन्स। इतना इंपॉर्टेंट है ये। क्या ये आप सोच सकते हैं ऐसे क्वेश्चन निकल जाएंगे आपसे? यदि आप ऐसे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, फिर आपको कहीं पे भी जो है किसी कोचिंग में जाने की जरूरत नहीं है। और मैं दोबारा बता दूं, कल भी मैंने बताया, आप कोई ऐसा क्वेश्चन बताइए जिसमें आपको कोचिंग की जरूरत है प्रीलिम में, और मेन में करंट में बता दिए। मैं रोजाना, आज मैंने 3 या 4 दिए हैं, कल भी 4-5 दिए थे, उनका आंसर लिखते जाओ। आपके 20 के 20 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में, और 120 प्लस आएंगे। कोई कोचिंग सेंटर आपको 120 प्लस के नजदीक ला नहीं सकता, क्योंकि उनके पास ये क्वेश्चन ही नहीं है जो मैं पढ़ाता हूँ, ना वो बनाते हैं। उनके क्वेश्चन ही और तरह के होते हैं, वो एग्जामिनर इस तरह से पढ़ाता है, ऐसे नहीं पढ़ता उनसे। अब कीनिया का आ गया ये टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में, हिंदू में। हमें हर कंट्री का पता होना चाहिए जियो पॉलिटिक्स क्या हो रही है। कीनिया में क्या है, फाइनेंस बिल लेके आ रहा था विलियम रूटो, वहां का प्रेसिडेंट। वहां प्रोटेस्ट हो गए, वायलेंट प्रोटेस्ट हो गए, लोग मर गए, तो वापिस ले लिया उसने। वेनेजुएला में क्या हो रहा है,
जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है उस पर ऑब्जेक्शन है। इस तरह जो है आपने अर्जेंटीना में रिफॉर्म जो हो रहे हैं, हर कंट्री का पता होना चाहिए। वो क्या है, पेयर में दे देंगे, कीनिया के सामने दे देंगे, फाइनेंशियल बिल पे है। आप पढ़ते नहीं ऐसा, छोटी छोटी चीजें, ये क्रिटिकल चीज हर कंट्री का मैं देता हूँ ऐसे। इंटरनेशनल क्वेश्चन के ये मान के चलो इंटरनेशनल इवेंट्स पे 100% ठीक हो जाएंगे। पिछली बार भी सारे आ गए 100%, इस बार भी आएंगे। अब एआई का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नीड्स कल्चरल पॉलिसी। ये हमने नहीं पता, नॉट जस्ट रेगुलेशन। रेगुलेशन की केवल जरूरत नहीं है, कल्चरल पॉलिसी, ये नई चीज आ गई, कल्चर का तो हमें पता ही नहीं था। अब इसमें ये इसका क्वेश्चन का आंसर इसमें से निकालो आप 2-3 बार पढ़ के, जो मैंने दिया है। एआई इज इंक्रीजिंग डिजिटल डिवाइड अमंग डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक्सप्लेन द पॉसिबल चेंजेस रिक्वायर्ड टू एंड द डिजिटल डिवाइड टू हार्नेस द बेस्ट यूज ऑफ एआई। सोसाइटी से रिलेटेड हमें एआई का नहीं पता था, इसके 4-5 पॉइंट लिख लो कॉपी में। लंग कैंसर, क्योंकि हेल्थ से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम और मेन दोनों में। अर्ली डिटेक्शन, कोई भी कैंसर उसका अर्ली डिटेक्शन बहुत जरूरी है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बताया गया है, इसमें मैंने क्वेश्चन बना दिया। लंग कैंसर इज द मोस्ट प्रेवलेंट इन इंडिया। क्या इसके रीजन है, कैसे डिक्रीज करेंगे कैंसर का बर्डन। अब ये ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड फर्स्ट मॉडल टू कॉम्बैट पीनट एलर्जी। इन्होंने ये कहा पीनट एलर्जी का सबसे बेस्ट है, बेबीज विद पीनट एलर्जी विल बी एक्सपोज टू पीनट्स फ्रॉम एन अर्ली स्टेज इन ऑस्ट्रेलिया। what is they describe as a world first model aiming to transform allergy care। ये नई साइंस की डेवलपमेंट है। अब ये हमारे जो है, जो अरहर की दाल है, तूर की दाल है, जिसको क्या कहते हैं, पीजन पी, क्या कहते हैं, पीजन पी। ये पीजन पी हमारी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं हम, 3 मिलियन टन से ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। फिर भी हम बाहर से मंगवाते हैं, क्योंकि हमारी जो है कंजम्पशन ज्यादा है। यदि हम बाहर से नहीं मंगवाएंगे, इंपोर्ट नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ प्राइस जो है एस्केलेट कर जाएंगे, इन्फ्लेशन आ जाएगी, फूड इन्फ्लेशन। अब हम मोजाम्बिक से, मलावी से, तंजानिया से मंगवा रहे हैं, अफ्रीकन कंट्री से मंगवा रहे हैं। ये इसकी भी जो है मैं जनरल बताऊंगा आपको, जब हम लाइव क्लास शुरू करेंगे ना एग्रीकल्चर में, बताऊंगा इनकी प्रोडक्शन पॉलिसी की कैसे हम बढ़ा सकते हैं, ऑयल सीड पॉलिसीज की। अब ये मैंने आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है। अब ये इसमें क्वेश्चन नहीं निकल रहे थे इस आर्टिकल से इंडियन एक्सप्रेस में, लेकिन डायरेक्ट सीडेड राइस, डीएसआर, जीरो टिलेज, ये दो ऐसे क्वेश्चन थे जो आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्योंकि आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। बहुत सारे बच्चे आपको ये कंसेप्ट भूल जाते हैं, समझ नहीं आते कई बार, यार एग्रीकल्चर क्या है, ये तो नहीं हमें पता। नो, ये मैं इतना सिंप्लीफाई कर दूंगा, एक 10वीं क्लास के बच्चे को डायरेक्ट सीडेड राइस पता होना चाहिए, जीरो टिलेज। क्यों? क्योंकि जो हमारा फार्मर हरियाणा, पंजाब, वेस्टर्न यूपी में जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कभी स्कूल नहीं गया, उसको भी पता है डीएसआर और जीरो टिलेज, हमें क्यों नहीं पता हो। दूसरा, इसमें एक क्वेश्चन हमेशा के लिए तैयार है कि हमारी जो राइस व्हीट है वो एसेंशियल है हमारे लिए। मैंने इसका मेन का क्वेश्चन बनाया, आप पे आएगा ये क्वेश्चन। तो अब ये डायरेक्ट सीडेड राइस ट्रांसप्लांटेड राइस से अपोजिट है, इसके अंदर ग्रीन हाउस गैस कम निकलेंगे। ट्रांसप्लांटेड राइस क्या है, फ्लडेड राइस में हम एक सीडलिंग, 25-30 दिन की सीडलिंग सीड से जर्मिनेट करा के एक जगह पे उसको ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसे सब्जियों में करते हैं, उठा उठा के पानी में। उसमें तो पानी ज्यादा लगता है, वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि स्टैंडिंग वाटर में करनी है। ग्रीन हाउस गैस मीथेन निकलती है, जबकि डायरेक्ट सीडेड राइस में नहीं निकलती। दिस इज क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी, स्मार्ट टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में। ठीक है, डीएसआर तो ये होगी। और जीरो टिलेज है कि हमने पेडिस्टा को बर्न ना करके, पेडिस्टा को उसी में मिला के, और जीरो टिलेज बिना उसके जो है प्लोइंग करे, क्योंकि उसमें एनर्जी लगेगी, डीजल लगेगा नहीं। सीधी एक मशीन है सुपर सीडर, वो सीधी जो है उसमें प्लोइंग कर देती है और सीडिंग कर देती है। आपके बिना पेडिस्टा को जड़ाए हुए उसी में सीडिंग कर देगी, उसकी बल्कि मल्चिंग इफेक्ट आएगा और प्रोडक्शन ज्यादा आएगी, और वो क्रॉप गिरती नहीं है, प्रोडक्शन ज्यादा आती है जीरो टिलेज व्हीट में, डायरेक्ट सीडेड राइस में। और जीरो टिलेज में जो है, जब टिलेज नहीं करेंगे तो वीड की जनरेशन कम होती है, इरिगेशन कम देनी पड़ती है, वाटर। इसी तरह डायरेक्ट सीडेड राइस में पानी का बचत है। अब ये देखिए 4 टेक्नोलॉजी मैंने दी है,
इनमें आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए मैंने बता भी दिया आपको बहुत सारा। अब ये पडलिंग, पडलिंग जो है ये 8वीं 9वीं का क्वेश्चन है एग्रीकल्चर का। पडलिंग राइस में क्या होती है ये आपने पढ़ना है। देन फ्लैरिश माइनर जो है ये मैं इसलिए लेके आया हूँ, इसमें लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, फ्लैरिश माइनर इज एन इंपॉर्टेंट वीड ऑफ वीट। और इकाइनोक्लोवा जो है एक वीड है सावक जिसको कहते हैं इकाइनोक्लोवा, राइस का है। अब फ्लैरिश माइनर मैंने क्यों लिखा है, पिछले 20-25 साल में क्या हुआ है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो भी हर्बिसाइड डालते हैं वही 3-4 साल में रेजिस्टेंस गेन कर जाती है। ये फ्लैरिश माइनर में म्यूटेंट आ जाते हैं, हैबिचुअल हो जाती है, वो वीडिसाइड से कंट्रोल नहीं होती, हर्बिसाइड से फिर बदलने पड़ते हैं। और हजारों करोड़ के हर्बिसाइड हम लगाते हैं इसमें वीट की क्रॉप लेने के लिए, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारा जो ना देश की सिक्योरिटी के लिए, फूड सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये वीड। यदि ये वीड कंट्रोल नहीं होगा तो हमारी वीट की प्रोडक्शन 20-25% भी कम हो सकती है। और सीड प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है फ्लैरिश माइनर की, लाखों में सीड प्रोड्यूस करती है और वो जमीन में चला जाता है, दोबारा ग्रो कर जाता है। तो आपसे ये पूछ लें कि वीड का क्या है, इसका बेस्ट ये है कि क्रॉप रोटेशन। मान लिया हम कोई फोटो क्रॉप ले लेते हैं बरसीम की, तो ये अपने आप कंट्रोल हो जाएगी 1-2 साल में, क्रॉप रोटेशन ही। देन मान लिया वीट है, उसकी जगह हम ग्राम ले सकते हैं। ठीक, अब कई बार ये पूछ लेते हैं इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट क्या है। जैसे मान लिया मैं एक एग्जांपल देता हूँ, इंटीग्रेटेड का मतलब ऐसी पद्धति इको फ्रेंडली जिसमें दवाई का इस्तेमाल, हर्बिसाइड का इस्तेमाल कम से कम हो, मिनिमम। जैसे कल्चर कंट्रोल है, मान लिया हम जो है फ्लैरिश माइनर के सीड प्रोडक्शन से पहले उसको हाथ से उखाड़ दें या किसी मशीन से उखाड़ दें तो सीड प्रोडक्शन ही नहीं होगी, अगले साल आएगा ही नहीं। फिर हम जो है बायोलॉजी कंट्रोल होता है, कई बार दूसरे किसी पेस्ट से कंट्रोल कर देते हैं। ऐसे बहुत सारे मेथड है, मैकेनिकल, कल्चरल, बहुत सारे मेथड है, उनको कहते हैं इंटीग्रेटेड, सब मिला के करें जो भी फिजिबल है। ठीक है ना। तो फ्लैरिश माइनर में बेस्ट क्या है, हम क्रॉप ही चेंज कर दें, वीट की जगह ग्राम ले लें। उस फील्ड में जिसमें प्रॉब्लम है, बार बार फ्लैरिश माइनर ज्यादा आ रही है, उस खेत में हम ग्राम या बरसीम ले सकते हैं। अब ये क्वेश्चन आपके हमेशा इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज ये इस साल का। राइस व्हीट क्रॉपिंग सिस्टम इज एसेंशियल फॉर इंडिया फूड सिक्योरिटी। अब पंजाब गवर्नमेंट ने आज क्या किया है कि 7,000 रुपए पर एकड़ वो कह रहे हैं हम देंगे यदि आप उस खेत में डाइवर्सिफिकेशन करते हैं। मान लिया मेज लगाते हैं आप राइस की जगह, सोयाबीन लगाते हैं, तो वो 7,000 एडिशनल देंगे फार्मर को, इंसेंटिव देंगे भी आप राइस मत लगाओ। ठीक है, राइस व्हीट सिस्टम को बिल्कुल वो करना है उन्होंने, उसके लिए इंसेंटिव दे रहे हैं। लेकिन हम इसको खत्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारी फूड सिक्योरिटी इसी पे, हरियाणा, पंजाब, यूपी, व्हीट तो यही है, वेस्टर्न यूपी, एमपी। इसके लिए क्या चैलेंजेस है, देखो चैलेंजेस में नंबर 1 आपकी जो है राइस व्हीट दोनों सीरियल क्रॉप है, एक ही रूट जोन में है, सॉइल की फर्टिलिटी कम करते हैं, न्यूट्रिएंट ज्यादा लेते हैं, सेम पेस्ट आते हैं, सेम डिजीज आती है ऑलमोस्ट, मतलब उसी तरह का पैटर्न है। फर्टिलिटी कम करते हैं सॉइल की, एनवायरनमेंट को पोल्यूट करते हैं। राइस में पेस्टिसाइड बहुत इस्तेमाल होता है, नए नए पेस्ट आते हैं, नई डिजीज आती है, लगातार राइस वीट करेंगे, वीड ज्यादा आते हैं। ठीक है ना, ये तो चैलेंजेस हो गए। और वाटर टेबल हमारा नीचे चला गया क्योंकि हम पानी ज्यादा निकाल रहे हैं राइस में, एनर्जी ज्यादा लगती है राइस वीट में। देन हाउ द सिस्टम कैन बी मेड मोर क्लाइमेट रेजिस्टेंट, इसमें हमें बताना पड़ेगा डीएसआर राइस में आपकी ऐसी वैरायटी हो, शॉर्ट ड्यूरेशन, जो पानी कम ले। और वीट में जो है जीरो टिलेज से जैसे हम सोइंग करते हैं उसमें एनर्जी भी बचेगी, पानी भी बचेगा, इरिगेशन भी, ईल्ड भी ज्यादा आएगी। सीड रेट ज्यादा डालने, ऐसे बहुत सारे हैं। सीड रेट जो है रिकमेंडेड डालने, फार्मर कम डालता है। समय पे सोइंग, जो फार्मर लेट सोइंग करते हैं नवंबर में, दिसंबर में, उनकी ईल्ड कम आती है। रिकमेंडेड डोजेज ऑफ फर्टिलाइजर, रिकमेंडेड डोजेज ऑफ हर्बिसाइड, ये सारे जो है मैं आपको लाइव क्लास में कराऊंगा। इतना बढ़िया क्वेश्चन करा दूंगा इसमें, ये 15 में से मैं 10 नंबर 11 नंबर आएंगे आपके। जब जितने ये 50 नंबर का एग्रीकल्चर का आता है ना, इसमें आपके पूरे नंबर आएंगे, आई टेल यू, मेंस में। और प्रीलिम में भी जो इससे रिलेटेड आ जाता है कई बार स्टेट में। आप देखिए 21वां क्वेश्चन मैंने टेकअप किया है, 21st। आप अंदाजा लगाइए कि ये मॉक टेस्ट बनाने में, ये क्वेश्चन लिखने में, टाइप कराने में मेरा कितना समय लगता है, मुझे कितनी मेहनत कर रहा हूं मैं, और ये सब आपके लिए किया जा रहा है इस एज में।
और इस एक्सपीरियंस के साथ 4 डिकेड का एक्सपीरियंस 66 की एज में, ये सब आपके लिए, ताकि आप घर बैठे ही या इवन किसी कोचिंग सेंटर में बैठे आपको करंट अफेयर में 1% भी दिक्कत ना आए, फुल मार्क्स आए, हाईएस्ट मार्क्स आए इंडिया में। तो प्यारे विद्यार्थियों, अपना कैरियर, अपना भविष्य, अपने सपने, पेरेंट्स के सपने पूरे करना चाहते हो, इमीडिएटली कोर्स को ज्वाइन कीजिए और स्ट्रेस फ्री हो जाइए। फिर देखिए दिसंबर, जनवरी, फरवरी में आप कितने स्ट्रेस फ्री रहते हैं। इंजॉय करेंगे आप स्टडी को, और ये डर खत्म हो जाएगा कि मैंने अखबार पढ़े ही नहीं। कोई बात नहीं, आपके मार्क्स तो पूरे आएंगे, अखबार नहीं पढ़े तब भी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।